औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदरुल मोतमदीन व अरकान शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रुकन व साबिक़ा रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मुमताज़ अहमद खां साहब, जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, अरकान असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज साहब, मीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब, अरकान बल्दिया, मैं अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तमाम कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन हज़रात ने ज़िलहज के पहले 9 दिन में इबादतें की, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों और साथ ही साथ मैं आप तमाम का, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का इजलास है, ईद मिलाद की आज तकरीब रखी गई है, तो मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आप तमाम का फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने हालिया पार्लिमानी इलेक्शन में उस चिलचिलाती धूप में आपने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की, कुर्बानियाँ दी और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी इस मेहनत को कबूल किया इंशाअल्लाह। और अल्लाह हम तमाम की मेहनतों की वजह से हैदराबाद की पार्लिमानी सीट पर मजलिस को अल्लाह ने एक तारीख साज कामयाबी से हमकिनार किया। मैं तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों का, मोहिबान का, सदरुल मोतमदीन का, अरकान असम्बली का, मुमताज़ खां साहब का, अहमद पाशा क़ादरी साहब का, जनाब मौज़म खां साहब का, हमारे साबिक़ा अरकान बल्दिया का, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का, बुज़ुर्गों का, गयूर नौजवानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने, हमने बड़ी मेहनतें की और उसका नतीजा ये निकला कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह ने हमको हमकिनार किया। मैं साथ ही साथ मजलिस के उन तमाम दलित अरकान का, बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों और बहनों का, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मजलिस के ज़िम्मेदारान हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, जुस्तजू की और उन तमाम की, हम तमाम की काविशों और इज्तिमाई कोशिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से हमको कामयाबी मिली। हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में और शहर हैदराबाद के जितने डिजिटल न्यूज़ चैनल थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम ख़बरों को बेबाक तरीक़े से और बड़ी सच्चाई के साथ उसको आवाम तक पहुँचाया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं साथ ही साथ बिहार के सीमांचल की सरजमीन पर किशनगंज पार्लिमानी हल्के के तमाम राय दहिंदगान का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में जिन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और औरंगाबाद में और किशनगंज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नहीं मिली। यकीनन
अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ैसले अल्लाह ही जानता है। और औरंगाबाद में जिन हजरात ने मजलिस की मुखालिफत की वो आवाम में एक्सपोज हो चुके हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि औरंगाबाद की सरजमीन पर जो वहाँ के गयूर अवाम हैं वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से हमकिनार करेगी। मैं औरंगाबाद शहर के तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों को भी अपना पैगाम भिजाया हूँ और उनसे भी ये दरख्वास्त और अपील करा हूँ कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और हमको न सिर्फ औरंगाबाद के असम्बली हल्के जात बल्कि महाराष्ट्र में जो मजलिस के 2 रुकनी असम्बली हैं, मालेगांव और धूलिया में भी, और इससे हटकर भी जो मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार मजलिस के खड़ा किए जाएंगे। हमको अभी से अपने काम में तेज़ी पैदा करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हैदराबाद से भी, मरकज़ से भी यहाँ से टीमें बनाई जाएंगी जो महाराष्ट्र में जाकर मजलिस के उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। और अक्टूबर में शायद इलेक्शन होगा, तो इसलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब की बार एक नई तारीख वहाँ पर रकम करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी सख्त इंतखाबी मुहिम में हमको तमाम को मेहनत करना पड़ा और गर्मी बड़ी शिद्दत की थी और उससे ज़्यादा मीडिया के लोग बड़े खुश थे कि कालाजात के उम्मीदवार बीजेपी से आई है, तो उन तमाम को लग रहा था कि एक अजीब व गरीब उनको लग रहा था क्या खुशफहमी का शिकार से नहीं मालूम। मगर खैर जितने मीडिया में आलाजात के लोग हैं उनको ये लगता है कि उन्हीं को इख्तियार है हुक्मरानी करने का, उन्हीं को खुदा ने ये इख्तियार दिया कि वही हर चीज़ में कामयाब होंगे। मगर मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नफ़रत को शिकस्त दी और मोहब्बत को कामयाब किया। और इंशाअल्लाह ताला जो जिम्मेदारी 5वीं मरतबा मुझे अल्लाह की तरफ से हैदराबाद की अवाम ने मुझे दी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस जिम्मेदारी को पहले से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी तरीके से उसको निभा सकूँ। आप और हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऐसे कई रियासतें हैं, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो जहाँ से मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बात पर भी हमको और आपको और इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को गौर करना पड़ेगा कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत है, और अगर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 4% होगी तो क्या ये शराकतदारी की जमहूरियत की कामयाबी होगी क्या? और दूसरी बात यह है कि अवाम ने एक फैसला दिया, भारत की अवाम ने, हम उस फैसले को मानते हैं, मगर जो 400 पार बोल रहे थे वो हिचकियां ले लेकर 240 पे रुक गए। तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 400 पार कर देंगे, फुला पार कर देंगे, तो एक अवाम ने एक सबक सिखाया है कि जो लोग गुरूर अहंकार का शिकार हो जाते हैं, भारत की अवाम उसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो खैर अभी भी हुकूमत इनके पास है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि हिंदुत्व की कामयाबी नहीं हुई है, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। हम तमाम को मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। और आज आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक मुकाम है मांडला, जहाँ पर 11 लोगों के घर को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया।
और इस बुनियाद पर तोड़ दिया गया कि वो लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। मैं मीडिया के रिपोर्ट्स देख रहा था कि अकील अहमद, आरिफ और आदिल ये भाई हैं। इनके वालिद का नाम जलील अहमद कुरैशी है। बुलडोजर से घर को तोड़ने से 2 दिन पहले वहां की पुलिस आई, उनके घर में तलाशी ली और फिर फ्रिज से पानी भी पिया और कहा कि नहीं, आपके पास कुछ नहीं निकला। मगर एक ही खानदान के 7 लोगों के घर को मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुकूमत ने इस बात पर बुलडोजर से घर को गिरा दिया कि लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। और जो जलील अहमद कुरैशी ने कहा कि मेरी जमीन का झगड़ा चल रहा था, तो मेरे मुखालिफिन ने इस जमीन के झगड़े को बहाना बनाकर इल्जाम ये लगा दिया कि मेरे घर में गोश्त है या गाय कशी करते थे। और अफसोस ये है कि वहां पर 11 लोगों के घर तोड़ दिए गए। वहां के मुकामी कलेक्टर ये बोलते हैं कि इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था। तो हम मध्य प्रदेश के बीजेपी की चीफ मिनिस्टर से, वहां की सरकार से पूछना चाह रहे हैं, ये सिर्फ 7 घर क्यों तोड़े गए? अगर इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था तो सबका घर तोड़ना था। मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में घर तोड़ दिए गए। फिर इलेक्शन के नतीजे आने के 2 या 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मुकाम पर भी, वहां पर भी घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग, जिनको मुस्लिम अक़लियत ने, दलितों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट दिया, जिन 5 जो नाम निहाद या वो भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनकी सीटों में इजाफा हुआ, एक भी उनकी तरफ से बयान नहीं आता कि जो घर तोड़े गए गलत है, जुल्म किया जा रहा है। खैर, शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते भारत के मुसलमानों का, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको अगर वो बोलेंगे तो। मगर जब घर तोड़े जा रहे हैं, कम से कम बोलना तो था कि हम इसका कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। मगर जबान से निकलता नहीं कुछ। और साथ ही साथ उड़ीसा में, बालासोर में भी गड़बड़ हुई। जैसा बीजेपी की हुकूमत बनी, वहां पर बालासोर में घरों पर खतरे फेंके गए, घर को आग लगा दी गई। और आरएसएस के लोगों ने कहा कि उस बालासोर में, उस गांव में ड्रेन में पानी लाल कैसे हो गया, यहां पर जानवर काटा गया और मौका मिल गया। यानी बीजेपी की हुकूमत बन के 8-10 दिन भी नहीं हुए और बालासोर में ये हरकत शुरू हो गई। और फिर आप देखते हैं कि मेदक में, हमारे तेलंगाना रियासत में मेदक में एक बहाना बनाकर 3 बजे से 4 बजे से माहौल गर्म हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि वहां की पुलिस अगर फौरन हरकत में आ जाती तो ये सब तमाम वाकया नहीं होता। अरे 3 बजे से सिलसिला चल रहा है और बढ़ते बढ़ते लोगों को मारा गया, मुस्लिम अक़लियत के गरीबों को पीटा गया। वो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में इलाज के लिए आए, दवाखाने के अंदर घुस गए, दवाखाने में घुसकर उसके सामान की तोड़-फोड़ कर दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो बेचारा डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, जो पेशेंट आता मैं उसका इलाज कर रहा हूं। ये जख्मी लोग आए, मैं इलाज कर रहा था, इन्होंने घुसकर तोड़-फोड़ कर दी। और फिर हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले भी संगारेड्डी से करीब भी एक मुकाम पर गड़बड़ हुई। तो ये अगर ये चीजें होती रहेंगी तो बीजेपी इन्हीं चीजों के जरिए नफरत पैदा करती है।
तो उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत इस बात का नोट ले कि ये 10 साल के बाद ये क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। इनका पहला काम ये होना चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पोस्ट करे, वहां पर तकर्रुर करे जो मजहब को नहीं देखे, सिर्फ काम उनका ये हो कि कोई अमन को ना बिगाड़े। अगर कोई भी अमन को बिगाड़ता है, किसी समाज का हो, किसी समुदाय का, उसका एक्शन लीजिए आप। ये इनको समझना है, वरना अगर हर 4 महीने को कुछ ना कुछ चुटपुट होता रहेगा तो फिर 28 में 28 करीब है, आज 24 है, देखते देखते 28 आ जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस की तेलंगाना की हुकूमत को इन चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा। और मैं तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में तोड़ फोड़ हुई, हुकूमत उनकी मदद करे। जहां पर जो नुकसान हुआ वहां के कलेक्टर गवर्नमेंट के फंड के जरिए उनकी इमदाद करें। और जब हमको खबर मिली, मुझे और कौसर मोइनुद्दीन साहब को, तो हमने तमाम पुलिस के आला अहदेदारों से राबता किया, उनको बताया कि इस मुकाम पर यहां पर गड़बड़ हो रही है। हर पुलिस के आला अहदेदार वहां पर एक IG को भिजाए, रात में पुलिस फोर्स को भिजाए, मगर जब तक गड़बड़ हो चुकी थी। और ये अजीब माहौल है कि वीडियो निकालते हैं बीजेपी वाले, हाथों में लठ लकड़ी क्या क्या लेकर निकलते। ये चीज ठीक नहीं है तेलंगाना के लिए। तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है, तेलंगाना को अगर उसकी तरक्की का सफर जारी रखना है, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ का अमन मजबूत हो। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी किसी ने कोशिश की, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये तमाशा हुआ है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की तशद्दुद, इस तरह की हरकतें, इस तरह के हमले मुस्लिम अक़लियत पर, आम आदमियों पर खत्म होंगे। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अलर्ट और पुलिस ऑफिसर्स को रखिए। बल्कि जब ये कांग्रेस की हुकूमत है, तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, उन्होंने एक बिल बनाया था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स का, उसको कानून बनाया यहाँ पर तेलंगाना में, जिसमें जिम्मेदारी आयद होती है वहां के मुकामी पुलिस ऑफिसर के ऊपर। अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा उस तशद्दुद को, उस काम को पूरा करें। वो बिल आज भी मौजूद है, उस बिल को लेकर आए तेलंगाना के असेंबली में और उसको कानून बना दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी पूरी तायीद करेगी। तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है तो ये तमाम ये जो लोग हैं जो तेलंगाना के अमन के दुश्मन हैं, इनको रोकना जरूरी है। और कैसे रोकेंगे आप, जब आप कानून का इस्तेमाल करेंगे। अफसोसनाक वाकया है मेदक का, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जख्मियों को लाकर हम असरा हॉस्पिटल में भी रखे, बाज लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मजलिस की लीगल टीम उनकी मदद कर रही है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो अच्छा काम अंजाम देंगे। तीसरी बात यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नीट का एग्जाम जो है एक मजाक बन चुका है। 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे। जब आप कोई किसी एंट्रेंस एग्जाम को लिखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को जब लिखते हैं आप, तो उसमें लिखा बोला जाता है कि फला तारीख तक आपको एप्लीकेशन दरखास्त देना है। और फिर लिखा जाता है कि फला तारीख को इम्तिहान होगा, शेड्यूल होगा, और फिर रिजल्ट फला तारीख को आएगा और उसके इम्तिहान की आंसर की भी इस वक्त रिलीज कर दी जाएगी। 24 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे पूरे भारत में। रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट आ गया 4 जून को। जब बच्चे इम्तिहान लिखे उस वक्त से वो जो बच्चे और बच्चियां इम्तिहान लिखे, उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त ये कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया, मगर कोई सुनने तैयार नहीं था उनको। अब ये इम्तिहान ऐसा है नीट का कि अगर आप इम्तिहान में, पेपर में अगर आप आंसर नहीं करें उसमें,
तो -4 मार्क्स होते, आंसर करे और गलत करे तो -5 होता। अब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कितने 67 लोगों को मैक्सिमम मार्क्स 720 मिले। अच्छा, जब गलत लिखे तो -4 होना, गलत लिखे तो -5, और अगर आंसर नहीं करे तो -4 होना। तो ये ऑड नंबर कैसा आता भाई रिजल्ट में? अजीब मामला है। अच्छा, फिर उसके बाद जो 67 टॉपर्स हैं जिसको 720 मार्क्स मिले, दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, जो मुल्क का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बोलिए, नंबर 1 दुनिया में मशहूर है, उसमें खाली 50 सीटें हैं और मैक्सिमम मार्क्स लोग 67 लेकर आए। तो ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये बोलती है कि हम क्या करेंगे कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए उनको ग्रेस मार्क्स हम निकाल लेंगे। तो उसमें 7 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर, 6 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। चलिए 6 को निकाल दिए, बचे 61। मगर एम्स में तो 50 सीटें हैं। अब उन 11 क्या होगा? तो इनका दिमाग देखो आप, क्या बोल रहे हैं, जो पहले एप्लीकेशन दिया उसको हम दे देंगे सीट। क्या मजाक है? क्या कर रहे हैं ये लोग? मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए आप ये कह रहे हैं। आप बताइए, कैसा फिर ये बोल दिए कि ग्रेस मार्क्स कहीं को देंगे, टेक्निकल ग्लिच आया, और जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब पढ़ के इम्तिहान लिखे उनको हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। क्या बाबा की जागीर है कि मैं जो चाहे आप ग्रेस मार्क्स दे देंगे? मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, 24 लाख बच्चे लिख रहे हैं। मजाक है ये मोदी सरकार का इन तमाम 24 लाख बच्चों से, जिनके घर में रोम राट है, उनके माँ बाप परेशान है, उनके घर के लोग परेशान हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। अच्छा, हैरत की बात इसमें यह है कि जो 8 लोग, जो 67 में 8 जो टॉपर है, एक ही हरियाणा से है। अच्छा, उन 8 बच्चों का फैमिली नेम भी नहीं है। क्या मजाक है ये, बताइए आप। और फिर बिहार की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि इम्तिहान से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया। एक बच्चे से 30-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए लिए गए और किसी स्कूल में बिठाकर उनको, ये पुलिस का एफआईआर बोल रहा है कि उनसे कहा गया रट्टा मार लो बेटा, यही पेपर आने वाला है। और आपको मालूम, नीट की तैयारी कम से कम 2 से 3 साल बच्चे करते हैं। 24 लाख बच्चे 2-2, 3-3 साल लोग तैयारी करते हैं। और है, अच्छा, हैरत की बात यह है कि झारखंड और आपके कौन सा स्टेट है, झारखंड और ओडिशा के लोग गुजरात गोधरा में जाके एग्जाम लिखते हैं। ये कैसा लिखने दिए नरेंद्र मोदी? झारखंड ओडिशा के बच्चे जाके गोधरा में एग्जाम लिख रहे। जिस स्टेट का बच्चा है वहां पे एग्जाम लिखना चाहिए, मगर नहीं। और फिर बोल रहे कि हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। अब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये बोल रहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, 1560 ऐसे बच्चे ग्रेस मार्क्स, जब उनको री एग्जाम कराएंगे। कब कराएंगे? अभी इस आने वाले दिनों में, और उसका रिजल्ट देंगे 30 जून को, और काउंसलिंग 6 जुलाई को होंगी, और माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को केस सुनेगा। अरे क्या 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 है भाई ये? अच्छा, वो 15 फिर मेरिट लिस्ट कौन सी होंगी? एक मेरिट लिस्ट अब की है, ये 1560 बच्चे लिखेंगे तो कौन सी मेरिट लिस्ट होंगी? अरे आप बर्बाद कर दिए पूरा।
भाई नरेंद्र मोदी के पास जानता हूं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर मोदी जी ये मेडिसिन है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है। आप शायद आपने सही कहा कि आप अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुए, हम अपनी मां की पेट से पैदा हुए हैं। ये पूरे बच्चे जो गरीब 24 लाख जो इम्तिहान लिखे पूरे अपनी मां की पेट से पैदा हुए, और उनकी मां ने उनके बाप ने अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाया। आप बताइए कि मजाक हो रहा है ये? एनटीए क्या है? एक मजाक है, जोक बना हुआ एनटीए, करप्ट है एनटीए। ये 30-30 लाख लेके बिहार की पुलिस बोल रही। अच्छा, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, 30 लाख लेके बच्चों को पेपर दे दिया गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। 30 लाख आप बचाए, फिर ये गरीब के बच्चे क्या करना? अच्छा, हैरत की बात यह है कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि हर बोर्ड एग्जाम से पहले नरेंद्र मोदी आ जाते टीवी के ऊपर, बच्चों को जमा करते और बच्चों को क्या एक एडवाइस देते, आप एग्जाम वॉरियर है। अरे कौन से एग्जाम के वॉरियर है मोदी जी? असल जंग तो आपने बच्चों पे छेड़ दी अपनी तरफ से, इनके मुस्तकबिल को आपने बर्बाद कर दिया, इनके माँ बाप के ख्वाबों को मोदी ने चुकनाचूर कर दिया। अरे कुछ तो शर्म रखो बीजेपी वालों। 24 लाख बच्चे और आप बोल रहे खाली 1500 का हम री एग्जाम कराएंगे, वो ग्रेस मार्क्स ले लेंगे। अरे पूरा री एग्जाम होना चाहिए। एनटीए बकवास है, उसका जो हेड है वो आरएसएस का संगी है मध्य प्रदेश का। इन लोगों को मतलब ही नहीं है। ये संगियों को क्या मालूम मेडिसिन क्या होता, टेक्निकल क्या होता? जो खुद उनके ताल्लुक रखने वाले जो सेवक हैं, जो मुल्क के वजीर आजम बन गए, वो खुद बोले कि भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। आप बताइए इन बच्चों का क्या होगा? आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जो फोन पे रोते हैं इनके माँ बाप, हम कर्जे लिए हैं, हम 2-2 साल से अपने बच्चे को नहीं देखे। ये कोचिंग सेंटर भी बड़े गजबनाक है। एक एक कोचिंग सेंटर क्या क्या करता है नहीं मालूम। अच्छा, जो हरियाणा के 8 टॉपर हैं, एक भी कोचिंग सेंटर उनको बोल रहा नहीं कि हमारे पास पढ़े। तो इसका हम मजलिस इस बात का हुकूमत से, मोदी से मुतालबा करती है कि ये नीट दोबारा होना चाहिए, और जब दोबारा होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। एनटीए नहीं कर सकता, एनटीए बर्बाद हो चुका है। बल्कि उस मुल्क में यह होना चाहिए कि नीट से पहले जो हमारे पास हर स्टेट का एमसेट होता था वो सही था, 15% सीबीएसई का कोटा था। इन्हों कौन होते भाई? ये नीट जो बनाया गया है तो दौलतमंदों के बच्चों के लिए फायदेमंद है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कोचिंग सेंटर में डालते, 2-2 साल करते, और वो गरीब का बच्चा क्या करेगा? तो एक पूरा एक्सपोज हो चुका है, बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इस पे कुछ बोलने तैयार नहीं है। बोल रहे आज न्यूज आई कि मैं मन की बात करूंगा। नरेंद्र मोदी मन की बात देश की आवाम की, गरीबों की करो, 24 लाख बच्चों की मन की बात करो। आप अपने मन की बात में आप बोलो कि दोबारा नीट करवाए जाएंगे और एनटीए नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड नीट होगा। आप बताइए क्या मजाक हो रहा है इन बच्चों के साथ? क्या गुजर रही है उन बच्चों के साथ? सब परेशान है। एक एक बच्चा बच्ची मेहनत कर रहे हैं, मगर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मगर बीजेपी को इससे मतलब है, बीजेपी को जानवरों से मतलब है, इंसानों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। बीजेपी को इंसानों से मोहब्बत नहीं है, गरीबों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। उन बच्चे जो इनके मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है, जिनकी माँ बाप कर्जों में डूबकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बीजेपी को फिक्र ही नहीं है। नहीं, वो जानवर ऐसा यूं कर रहे, वो कर रहे। अच्छा, उसका भी जवाब है। 17 अक्टूबर 2019 को मोदी की हुकूमत ने पूरे मुल्क में
एक जानवरों का सर्वे हुआ 2019 में, और उसमें वो सर्वे कहां का किया गया? 6,60,000 गांव में, 90,000 शहर के वार्डों में, जुमला 27 करोड़ हाउस होल्ड और नॉन हाउस होल्ड में सर्वे किया गया कि किसके पास कितना जानवर है। अब उस सर्वे में मोदी की हुकूमत ने कहा कि मवेशी कैटल पिछले सर्वे से करीब 0.83 इंक्रीज हुआ, यानी हिंदुस्तान में, भारत में मवेशी 192.90 मिलियन है, गोट 148.8 मिलियन है, 10% इजाफा हुआ है गोट में, शीप 74.26 मिलियन।